वेलकम बच्चों, मैं दीपक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो क्लास 11 केमिस्ट्री के है, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। दिस लॉ टेल अस अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है, तो ये इंटरेक्शंस को स्पेशली बात करेगा ना। एटम एटम का इंटरेक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब भी वेन एवर सब्सटेंस रिएक्ट दे ओबे सर्टेन लॉज नॉन एज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जब भी कोई सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी मिक्स कैलकुलस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, और लास्ट जो है 5th नंबर में अवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। इसके अलावा भी एक लॉ होता है जिसको हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। केवल और केवल हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कौन सा है, तो वो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे फोकस करेंगे। केवल और केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे हम लोग इसमें फोकस करेंगे। तो आपको सबसे पहले मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते किसको है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, इसका जो थ्योरी या प्रिंसिपल्स है वो टोटली दिया गया था किसके द्वारा, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं एंटोइन लेवोसियर के द्वारा, है ना। ये फ्रेंच के यानी फ्रांस के मतलब रहने वाले थे, इसलिए इनको फ्रेंच केमिस्ट बोलते हैं हम लोग। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन डी लॉरेंट लेवोसियर, है ना, इन 1789। इनका पूरा नाम जो है एंटोइन डी लॉरेंट लेवोसियर है। और दूसरा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या है इसका स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमेशा याद रखना है। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म करते हैं उनको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कौन सा लॉ होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, ठीक है। इसको याद रखना है। इसका दूसरा भी एक स्टेटमेंट होता है जिसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और करके, है ना। इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल एक फॉर्म देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, ठीक ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कब दिया गया था, 1789 में दिया गया था। किसने दिया था, तो एंटोइन डी, है ना, लेवोसियर ने दिया था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है तो वो भी बता दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फ्रेंच केमिस्ट बोल रहे हैं हम लोग। तो एक पिक्चर आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसमें कि किस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को जो बर्न करते हैं वो बर्न होने पे क्या होता है, वो टोटली मतलब बर्न होने के बाद एसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ वुड्स वगैरह का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वुड्स को वहाँ बर्न कर रहे थे, उसके द्वारा क्या हो रहा था, तो कुछ वो एसेस बन रहा था प्लस कुछ एनर्जी भी वहाँ पे निकल रहा था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखना है, बर्निंग ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन को हम लोग बर्न कर रहे हैं तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कार्बन का जब बर्निंग करते हैं तो कंबशन रिएक्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन का मास हम लोग को पता है 12 ग्राम पर मोल होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आइटम का 16, तो O2 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में 32 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से इधर 12 + 2 × 16 कर देंगे, 44 ग्राम हो जाएगा। TMR का मतलब जो नीचे नीचे लिखा हुआ है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखना है। तो जब भी इस तरह का जब टोटल मास रिएक्टेंट टोटल मास प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो उसको कौन सा लॉ बोलेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी का दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना। वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करते हैं और क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें तो देख रहे हैं हम लोग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, देन इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। हाइड्रोजन कितना है, तो 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन एक एटम का कितना 16 ग्राम, ठीक है। तो 4 + 32 ऐड कर देने से कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम इधर भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में कितना आ जाएगा, तो 2 × हम लोग ब्रैकेट से स्टार्ट किए, 2 + 16 मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, तो 2 × 18 मतलब 36 ग्राम हो गया। तो दोनों साइड इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे ये एग्जाम्पल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को।
थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है बर्निंग ऑफ मीथेन, है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्लास 10 में लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो बर्निंग ऑफ मीथेन को जब हम लोग करते हैं तो ये क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, है ना, मीथेन्स का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, कैसे 12 + 4, है ना, 2O2 मतलब 2 × 32, जो कि O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा उसका। तो इस तरह से सारे को ऐड करेंगे हम लोग, तो 80 ग्राम इधर रिएक्टेंट साइड में भी आएगा, 80 ग्राम प्रोडक्ट साइड में भी आएगा। तो आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जा रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ठीक ना। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, ये आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड weighing 10 ग्राम, it is observed that 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। मतलब 4.2 ग्राम हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में अगर डालते हैं, जिसका वेट कितना है 10 ग्राम, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जा रहा है, ठीक ना, एटमॉस्फेयर में। और रिमेनिंग द रेसिड्यू कुछ बच जा रहे हैं, ठीक है, जिसका वेट कितना है रेसिड्यू का 12 ग्राम। तो ये पूछ रहा है कि सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन फेवर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या ये जो ऑब्जर्वेशंस हो रहा है वो क्या कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो इसको हम लोग चेकअप कर लेंगे ना, चेकआउट कर लेंगे। कैसे चेकआउट करेंगे, तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस लिखना है, ठीक है। किसका रिएक्शन किसके साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का नाम क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, उसका रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। तो रिएक्शंस पहले लिख लेंगे हम लोग, CH3COOH प्लस NaCO3, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया था 4.2 ग्राम वो लिए थे क्या, एसिटिक एसिड, 10 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 12 ग्राम रेसिड्यू जो था, है ना, रेसिड्यू किसका था, तो सोडियम एसीटेट और वाटर का, और कार्बन का मास कितना है, तो 2.2 ग्राम दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड को अगर ऐड करके देखेंगे तो 14.2 ग्राम आएगा, ठीक ना, प्रोडक्ट साइड को भी ऐड करके देखेंगे तो 14.2 ग्राम आएगा। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस जो अबव क्वेश्चन था वो क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, तो दोनों को चेकआउट कर लेना है कि दोनों साइड में जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर वो इक्वल हो जाता है, मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, उस रूल्स को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और न्यू हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके द्वारा आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट मिलता जाएगा, ठीक ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नीट जेईई वगैरह का भी क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ दिया जा रहा है सीरीज बना के। तो आप क्या करें, अगर नीट जेईई आपका अगर एम्बिशन है कि हमको नीट जेईई निकालना है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर जो है 2 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग फोकस कीजिएगा और अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, ठीक है, 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, और x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अप्लाइंग करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और वहाँ से क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, हम लोग पढ़े थे, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था ये, तो उसमें से क्या बनता था, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, टोटल 10 ग्राम, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना बन रहा है, 4.4 ग्राम बन रहा है। तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड माने क्विकलाइम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाइंग करेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, सबको पता है ना, कि टोटल मास रिएक्टेंट का जो होगा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरह से यहाँ लिख लेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, एरो देके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 10 ग्राम हो गया, ये 4.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हमको निकालना है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल टू 10 ग्राम माइनस 4.4 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 5.6 ग्राम। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या निकल के आ गया, 5.6 ग्राम। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कैसे निकला है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये किसका लॉ है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आप लोग आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि आपका रिएक्टेंट का एक पार्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का अगर एक पार्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट में अगर एक से ज़्यादा एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एक का दिया है दूसरे का नहीं दिया है और रिएक्टेंट का पूरा दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन करके एडिशन करके इस तरह से हम लोग का निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी हो सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम करने का मतलब 11th के एग्ज़ाम में हो सकता है या फिर आपके प्री बोर्ड में हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद, ये जो लॉ है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखना है कि ये सब जगह फॉलो नहीं होता, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए फॉलो नहीं करता है। किस तरह के रिएक्शंस के लिए फॉलो नहीं करता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को ये फॉलो नहीं करता है। आपको याद रखना है ये इसका लिमिटेशन क्या है, तो आप बोलिएगा दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो इसको इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो किस पे मिलेगा, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलेगा, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो। ये फर्स्ट चैप्टर का पहला हम लोग बात करें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का बात किया, उसमें बहुत सारा और पहले का पार्ट था जिसमें मैटर्स का फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन था, उसमें मैंने बात नहीं किया क्योंकि वो सब बेसिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन खत्म करने के बाद कुछ कुछ और पार्ट में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।